हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों शिवम स्टडी में आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज की जो हम क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, ये क्लास आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है जो अगस्त के महीने में। तो उसी एग्ज़ाम के लिए हम ये क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। ये कोई पहली क्लास नहीं है दोस्तों। अपने जो 38 क्वेश्चन आते हैं उसमें यूपी पुलिस में जीके जीएस का, तो उन्हीं 38 क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम जीके जीएस से हमने स्टार्टिंग की है। और आज ये हमारी 3rd क्लास है, क्लास नंबर 3 आज की क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं। अभी हम आपको दोस्तों जीके के बारे में पढ़ा रहे हैं और इसके बाद जैसे ही ये जीके कंप्लीट होती है हम आपको जीएस का रिवीजन कराने लगेंगे। दोस्तों अभी कोई हम नोट नहीं करा रहे हैं, अभी इतना वक्त नहीं है आप लोगों के लिए कि इसको नोट कराया जाए। अभी तो वक्त है, सिर्फ आप जैसे हो, जैसे कुछ भी हो आप लोग रिवीजन करो, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई बहन नया जुड़ा हो मेरे इस शिवम स्टडी चैनल से, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक कर दे प्लीज़ दोस्तों। और कमेंट भी करें। कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चनों को कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा हो फिर भी आप कमेंट में बताइएगा। मुझे भी तो लगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ सामने वाले के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देख लिया और छोड़ दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा, आज हम वो टॉपिक लेने जा रहे हैं। 4-5 टॉपिक तो हम आपको करा देंगे। आज हम आपको वो टॉपिक बताने के लिए जा रहे हैं कि इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन 100% में गारंटी लेता हूँ कि रखा हुआ मिलेगा। हमने हर एक टॉपिक चुन चुन के देखा रखा है, ठीक है दोस्तों। अपने नोट्स में हर एक टॉपिक चुन चुन को रखा है और ऐसे टॉपिकों को रखा है जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो हमने आज वो टॉपिक, हमारा टॉपिक का नाम है उत्पाद संबंधी विभिन्न क्रांतियाँ। आप लोग समझ गए होंगे, जो भाई अच्छे से पढ़ रहा होगा वो समझ गया होगा कि ये इस टॉपिक का एग्ज़ाम में क्या महत्व है, ये टॉपिक एग्ज़ाम में क्या महत्व रखता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक तरफ हमारी प्रमुख क्रांति है ये इधर, और ये इसके उत्पाद हैं, ठीक है दोस्तों। तो किस क्रांति से, कौन सी क्रांति आने पर कौन से फसल का जो उत्पादन बढ़ा है उसी के बारे में, फसल ही नहीं, किस मतलब कौन सी मतलब जो चीज़ है वो बढ़ी हुई है क्रांति के आने के बाद। तो प्रमुख क्रांति में हमारी सबसे पहले आती है हरित क्रांति, ठीक है दोस्तों। तो हरित क्रांति का, जब हरित क्रांति आई थी तो इसका जो उत्पाद था वो फसल गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। तो गेहूं के उत्पादन संबंधी क्रांति हरित क्रांति, ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो। अब आते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध का उत्पादन, ये उत्पाद बढ़ा था। भूरी क्रांति अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन ऐसे रखेगा कि भूरी क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है, और इधर ये ऑप्शन में दिए होंगे। इस तरह से ही क्वेश्चन देखो, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। वो ये कहेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं से, चावल से, और भी ऑप्शन देगा तो आप गेहूं, क्योंकि हरित क्रांति का सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में ही इसका फर्क दिखाई दिया हुआ है। भूरी क्रांति अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, पीली क्रांति तिलहन का उत्पादन, नीली क्रांति मछली का उत्पादन या समुद्री जीवों का उत्पादन। नीली क्रांति,
गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। और सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति अंडे का उत्पादन। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। जो हमारी जो कृष्ण क्रांति है दोस्तों, बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति का। लाल क्रांति टमाटर या मांस का उत्पादन लाल क्रांति से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल का उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ये हमने आपको जो 12 क्रांतियाँ पढ़ा दी हैं इस टॉपिक में। तो इस 12 जो क्रांति हैं इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं 12 में से आपको रखा हुआ मिलेगा। यकीन न मानो, जब एग्ज़ाम आए तब देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ पॉइंट हैं इन्हीं क्रांतियों से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, आइए हम उन पॉइंटों को भी यहाँ नोट करते हैं। पॉइंटों को देखते हैं, पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। विश्व की बात करें तो जब विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा पेपर में, ये क्वेश्चन सीधे तरह के आएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। क्वेश्चन अलग अलग है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करना है। विश्व में पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, और जब भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, मतलब ऐसे ही पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। तो देखो आपके पास यहाँ क्वेश्चन तो मतलब 4 हो गए हैं, बट हाँ चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भाई। देखो हम आपको यहीं पर मतलब याद करा दे रहे हैं। तो जब हरित क्रांति के बारे में पूछेगा विश्व में, तो हरित क्रांति का जो विश्व में जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे जो हमारी जो श्वेत क्रांति है, जो दुग्ध उत्पादन की क्रांति है, तो आप ऐसे भी मतलब याद कर सकते हैं कि वर्गीज कुरियन जब हमारी गाय भैंस को, मतलब ये गाय भैंस से संबंधित है, जब दूध तो वहीं से आता है। तो जब कुरियन का मतलब क्या, आप इस तरह से समझिएगा, जैसे गाय या भैंस को जब दूहा जाता है तो बाल्टी में तो कुर्र कुर्र होती है। तो बस आप यही एक ट्रिक दिमाग में रख लेना कि भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक, तो वहाँ कुरियन आपको लिखा मिलेगा, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कुर्र कुर्र से याद रखना। हाँ, ये दूध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रमुख कल्चर। ठीक है दोस्तों, प्रमुख कल्चर। तो प्रमुख कल्चर में हमने आपको वो कल्चर फालतू के मतलब नहीं लिए हैं हमने, आगे कुछ और भी होंगे, बट हमने जो भी लिए हैं एकदम ऐसे मतलब लिए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर हमारा एपीकल्चर्स, मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आएगा कि जो एपीकल्चर है, तो एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो मधुमक्खी पालन से। पिसीकल्चर्स मत्स्य पालन से। फ्लोरिकल्चर्स फलों का उत्पादन। विटीकल्चर्स अंगूर की खेती। बर्मीकल्चर्स केंचुआ का उत्पादन। पोमोकल्चर्स फलों का उत्पादन। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, देखने में भले ही सरल लग रहे हैं और सरल हैं, आप लोग याद कर लेना, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा आता है ओलेरीकल्चर। तो जो ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, आप इस ओलेरीकल्चर को देखो, इसकी आप ट्रिक बना लेना। जब ओले पड़ेंगे तो सब्जियां नष्ट हो जाएंगी, तो ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन।
हॉर्टिकल्चर्स बागवानी, हॉट मतलब गर्मी पड़ती है, बागों में गर्मी नहीं लगती है, तो हॉर्टिकल्चर्स बागवानी। सेरिकल्चर्स रेशम कीट पालन। हाइड्रोपोनिक्स, देखो हाइड्रो जल से, हाइड्रो मतलब जल, ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। एरोपोटिक्स, पोटिक तो हवा में पौधों को उगाना। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम कुछ बंदरगाहों के नाम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, जो हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको बताते हैं और उनका नाम जो चेंज हो गया है कुछ बंदरगाहों का, और उन बंदरगाहों की जो नाम चेंज हो गया है हम उनको भी बताते हैं। बंदरगाह पूछ लिए जाते हैं कि ये किस राज्य में है, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, और इसका जो नाम चेंज हो गया है, पहले क्या था अब क्या है, इस तरह से वगैरह वगैरह करके क्वेश्चनों को वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है। कोई बात नहीं, पूछने दो, वो चाहे जैसे भी पूछे, हम हर तरह से रेडी रहेंगे बताने के लिए। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह और राज्य, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह और राज्य। फर्स्ट नंबर पे हमारा है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय का ये नया नाम है। ठीक है, जो कांडला बंदरगाह है गुजरात के अंतर्गत है। कांडला बंदरगाह राज्य हमारा हो गया गुजरात, और इसका जो नया, पुराना नाम तो इसका कांडला है और नया नाम है वो हमारा दीनदयाल उपाध्याय, इसका नया नाम है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। इसका पुराना नाम तो कांडला है, ये नया नाम दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आते हैं हम। जो नावा सेवा बंदरगाह है, इस नावा सेवा बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नया नाम मुंबई बंदरगाह, और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। मार्मोगाहो बंदरगाह गोवा राज्य में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कोच्चि केरल के अंतर्गत है। पारादीप उड़ीसा में, ये बहुत पूछा जाता है, जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल। दोस्तों, जो हल्दिया में जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर, ये एकमात्र बंदरगाह, ऐसा बंदरगाह है जो कि नदी के तट पर बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, हल्दिया वाला। और एन्नौर, नेक्स्ट हमारा एन्नौर 8 नंबर पे, ये तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये बंदरगाह के नाम है दोस्तों। ठीक है, दाहेज गुजरात में। अब आइएगा इन्हीं बंदरगाहों के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं तो उन पॉइंटों को हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या पॉइंट हैं, तो जो मुंबई बंदरगाह, जिसे हम नावा सेवा बंदरगाह कहते हैं, ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है ना, जिसे नावा सेवा बंदरगाह कहते हैं, वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। अभी हमने आपको बताया था ना हल्दिया बंदरगाह के बारे में, तो हल्दिया बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पे देख। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कांडला बंदरगाह भारत का एक ज्वारी बंदरगाह है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इन पॉइंटों को नोट किया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पारादीप बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, पारादीप जो उड़ीसा में बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, वो बनाया हुआ नहीं है। एन्नौर बंदरगाह भारत का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तूतीकोरन एक कृत्रिम बंदरगाह है। दाहेज बंदरगाह देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित है। ठीक है दोस्तों, तो बंदरगाह से जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको इस टॉपिक में, बंदरगाह वाले टॉपिक में ले लिया है। कुछ भाई ऐसे होंगे जिन्हें बंदरगाह के बारे में नहीं मालूम है, तो हम बता दे रहे हैं। बंदरगाह देखो वो जगह होती है, जैसे अपनी
बस है तो बस के लिए बस स्टैंड होता है, वहाँ बस आके खड़ी होती हैं, रुकती हैं, वहाँ पे सवारी मतलब रहती, चढ़ती हैं, उतरती हैं, जो भी मतलब होता है, तो बस स्टैंड पे बस खड़ी होती है। वैसे ही जो हमारे जो पानी के जहाज़ हैं, जो हमारे जो पानी के जहाज़ हैं, जहाँ सब हमारे जो वो तट पे आके जहाँ खड़े होते हैं, उन्हीं से उसकी लोडिंग अनलोडिंग मालों की होती है, या मतलब यात्री भी जाते हैं। तो जिस जगह से माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पर रुकने का, जो जहाज़ के रुकने का जो स्थान होता है और लोडिंग अनलोडिंग माल होता है, तो उसी जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत की प्रमुख झीलें। आइएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं हम आपके लिए। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम आपको बताएंगे, और हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं आप उसी तरह से याद कर लेना, और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये झीलों के बारे में, और ऐसी बात नहीं ये क्वेश्चन आता है। तो भारत की प्रमुख झीलें, प्रमुख झील और उसके उदाहरण। फर्स्ट नंबर है विवर्तनिक झील, ठीक, बूलर झील जम्मू कश्मीर में। देखो, इस एक ही लाइन में आपके लिए 2 क्वेश्चन बन के तैयार हो गए हैं। जो अगर देखो 4 ऑप्शन दे देगा, बूलर झील, लोनार झील, चिल्का झील या पुलिकिट झील, कोई मतलब 4 ऑप्शन देगा, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी विवर्तनिक झील है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो कि निम्न में से कौन सी विवर्तनिक झील है, तो बूलर झील है, वो विवर्तनिक झील है। और ऐसा ही पूछेगा कि बूलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ये विवर्तनिक टाइप है, ठीक है, एक टाइप का नाम है विवर्तनिक। तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में, वो बूलर झील कैसी है, विवर्तनिक झील, बा से बूलर, बा से विवर्तनिक, कहानी खत्म। फिर हम सेकंड नंबर पे आते हैं ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील लेनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है, लेनार झील है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। जो लेनार झील है वो मतलब महाराष्ट्र में है, और वो कैसी झील है, ज्वालामुखी। कहा जाता है कि जो एक बार आग का जो गोला आया था, ठीक है, तो वहीं आकर के ये ज्वालामुखी के रूप में जो आग का गोला आया था, वहीं आकर के ये गिरा महाराष्ट्र में, तो उसी समय ये लेनार झील का निर्माण हो गया। अनूप झील, चिल्का झील उड़ीसा में, और पुलिकिट झील तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो जो अनूप झील का मतलब ये होता है कि ऐसी झील जो तल छटे हुए हो, यानी कि उस झील का कुछ हिस्सा तो हमारे स्थल में हो और कुछ हिस्सा समुद्र में हो। ठीक है दोस्तों, तो उसी झील को हम अनूप झील कहते हैं। तो ऐसी 2 झीलें हैं, चिल्का झील और पुलिकिट झील, ये अनूप झील के उदाहरण है। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, और पुलिकिट तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो गया। और हिमानी झील, हिमानी मतलब जो जिन झीलों में बर्फ़ जमी रहती है, तो वो हमारी नैनीताल, भीमताल, राकसताल उत्तराखंड में। देखो, जहाँ ताल जिन झीलों के पीछे ताल लगा हुआ मिले दोस्तों, तो आप समझ जाना कि ये झील उत्तराखंड की झील है। वायु द्वारा निर्मित झील, सामर झील राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, और तो हमारा ये झील का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों हमारा देखो, ये यूपी प्लस तो यूपी का एग्ज़ाम है। मुझे लग रहा है कि इसमें अगर वो यूपी से क्वेश्चन पूछेगा तो ये जीके जीएस कंप्लीट नहीं कर पाएगी उस यूपी के क्वेश्चनों को, क्यों, ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जी ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन हैं। तो हम आपके लिए 1 या 2 क्लास में हम यूपी पढ़ा देंगे आपको। हम यूपी पढ़ा देंगे, बहुत ही सरल भाषा में यूपी को पढ़ाएंगे। यूपी का क्या कल्चर है, क्या डांस है, ठीक है, क्या चीज़ कहाँ की क्या फेमस है, कहाँ क्या बनता है,
वगैरह वगैरह जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी से, हम आपको वहाँ से करा देंगे। मुझे लग रहा है कि यूपी तो पूछेगा ही पूछेगा, वो 1-2 क्वेश्चन तो डालेगा भाई। 1-2 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुकता है, और हमने अगर यूपी पढ़ लिया अच्छे से तो मुझे लग रहा है कि वो 1 या 2 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा, आज हम आपको कुछ प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन नृत्यों के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो प्रमुख नृत्य, और मतलब ये तो हमारे प्रमुख नृत्य हो गए, और ये नृत्य किस राज्य में होते हैं वही वो पूछता है। आपको उत्तर प्रदेश का बहुत ही विशेष ध्यान से देखना है, हालांकि देखना तो सभी का है, बट उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आपको उत्तर प्रदेश वाले जो नृत्य हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखना है। फर्स्ट नंबर पे हमारा है रासलीला और चरुकला। ये बहुत पूछा जाता है, जो चरुकला नृत्य कहाँ का है तो वो उत्तर प्रदेश का। रासलीला और चरुकला उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, ये नृत्य बहुत पूछे जाते हैं। शायद इन तीनों में से ही आपको 2 लाइनों में कोई एक क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चरुकला कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल में है, कथकली केरल, ओडिशा उड़ीसा में, ओडिशा एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, वो उड़ीसा में है, मतलब होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम। तो ये इतने 7 हो गए, यानी कि देखो ये तो ऐसे ही और हैं आगे, ऐसे ही मतलब आपको याद हो गए होंगे। यानी कि रासलीला है, चरुकला है उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, ओडिशा उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम। देखो बिहू एक फसल के कटने पर मनाया जाने वाला ये नृत्य है। तो बिहू हमारे 3 टाइप के बिहू होते हैं, ठीक है, लेकिन उन टाइपों पे आप मत जाइएगा। तीनों टाइपों के अंतर्गत बिहू मिलेगा आपको लिखा हुआ। जहाँ बिहू मिल जाए ना, आप बस असम को टिक कर देना, आपका आंसर क्वेश्चन वो सही हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी याद नहीं रहेगा भाई, ये साउथ इंडिया के नाम है, तो मुझे जाहिर सी बात है ये थोड़ा टफ है उधर के नाम। तो आप देखो कुचिपुड़ी ऐसे याद रख सकते हैं, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसको हमने भी कैसे याद किया, हम आपको वो अपना देसी तरीका बता रहे हैं, किसी का सुना हुआ या किसी का बताया हुआ नहीं, हमने जो खुद अपने प्रैक्टिकल से याद किया है हम आपको वो बता रहे हैं कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी को छोड़ो, बस कच्ची पूड़ी ले लो। पूड़ी कैसी है, पूड़ी रह गई कच्ची क्योंकि आंधी आ गई, पूड़ी रह गई कच्ची क्योंकि आंधी आ गई। आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, आंधी आ गई इसलिए पूड़ी कच्ची रह गई, तो कहानी खत्म भाई। पूड़ी कच्ची रह गई यानी कि कुचिपुड़ी, क्योंकि आंधी आ गई, इस वजह से पूड़ी नहीं हो पाई, कच्ची रह गई, गैस को बंद कर दिया मैंने, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रिक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बिहू वाला हमने आपको बता दिया, 3 तरह का बिहू होता है, तो तीनों तरह के बिहू में बिहू लास्ट में लगा हुआ मिलेगा आपको, तो वो असम जोड़ देना। ठीक है, कथकली से केरल, उड़ीसा समझ ही जाएंगे, मोहिनीअट्टम केरल, और कथक रासलीला चरुकला उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपको ये याद कर लेना है दोस्तों। ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये जो टॉपिक है, जितने भी हमने आपको टॉपिक कराए हैं, आपको इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, वो कहीं बाहर से नहीं लाएगा क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिकों से आपको रखे हुए क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। तो 8वें नंबर पे गरबा। जो गरबा नृत्य है वो कहाँ होता है, गरबा गुजरात में होता है, भांगड़ा गिद्दा पंजाब में होता है, घूमर, तेरा ताली, कठपुतली, गीदड़ नृत्य ये सभी राजस्थान में होते हैं। देखो दोस्तों, घूमर और झूमर में याद रखना, झूमर नहीं है, घूमर है, घूमर घा बना हुआ है। झूमर नृत्य वो किसी दूसरे राज्य का है, बट ये यहाँ पर घूमर लिखा हुआ है। तो घूमर, तेरा ताली, कठपुतली और गीदड़ नृत्य ये राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य हैं।
रऊफ जम्मू कश्मीर का, गौरीचा और तमाशा महाराष्ट्र में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कीर्तन पश्चिम बंगाल में, कर्मा छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमने जो शास्त्रीय नृत्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उन प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हम इस टॉपिक में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इनका उपनाम क्या है और वास्तविक नाम क्या है। भाई एक व्यक्ति को दो नाम, किसी को कुछ कह के पुकारते हैं, किसी को कुछ कह के पुकारते हैं, तो वही चीज़ हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। आइएगा इस टॉपिक को हम देखते हैं। देखिएगा आज हम 5-6 टॉपिक देख चुके हैं। तो प्रमुख व्यक्ति तथा उनके उपनाम और वास्तविक नाम। देखो ये क्लास भले ही थंबनेल पुलिस यूपी पुलिस का लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का थंबनेल लगा हुआ है तो ये क्लास सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ही हो। नहीं, आप कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम देने के लिए जाना, कोई सा भी, आपको वहाँ पर ये जीके इसी क्लास से मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए लिख दिया तो यूपी पुलिस के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आइएगा उपनाम और वास्तविक नाम। तो देखो वास्तविक नाम तो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको मतलब किन नामों से और जाना जाता है, वही पर्यायवाची वाला हिसाब। ठीक है, तो मैं इनका ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इनका वास्तविक नाम है। इनके उपनाम क्या क्या है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, फ्रेंटर गांधी किन्हें कहते हैं और बादशाह खान किन्हें कहते हैं। तो आंसर हमारा एक ही आएगा, तीनों का जवाब। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान कहते हैं। किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, बट ये तीनों हमने आपको एक साथ में बता दिए हैं। वो क्वेश्चन एक एक करके पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपको बस इतना याद रखना है कि सीमांत गांधी, फ्रेंटर गांधी और बादशाह खान ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। लौह पुरुष किन्हें कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। बच्चा सभी जानता है इनको। तो राष्ट्रपिता और बापू ये महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। लोकमान्य तिलक उपनाम किनका है? बाल गंगाधर तिलक का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देश रत्न बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है चाचा। चाचा किन्हें कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, शहीद ए आजम भगत सिंह को कहते हैं। भारत कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला याद रखना, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहते हैं। उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। तोता ए हिंद अमीर खुसरो और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 16 नंबर का। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। लाल बाल पाल ये आता है दोस्तों, इतना बड़ा नाम है लाल बाल पाल, तो किसी एक का नाम नहीं है, इस नाम में 3 नाम जुड़े हुए हैं। देखो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। दीन बंधु CF एंडूल को कहते हैं दीन बंधु। और देश बंधु इसीलिए हमने इन पॉइंटों को पास में लिया है। दीन बंधु और देश बंधु, इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो दीन बंधु CF एंडूल और देश बंधु चित्तरंजन दास। वयोवृद्धि बूढ़ा व्यक्ति ग्रैंड
ओल्ड मैन। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किन्हें कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। देखो दोस्तों, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, जो हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम जितने भी नेता लोग थे, तो उनमें से ये सबसे वृद्ध थे। जो दादा भाई नौरोजी सबसे वृद्ध थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको वयोवृद्धि, बूढ़ा व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन, मतलब इसीलिए इन उपनाम की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है राजा जी की उपाधि। तो राजा जी श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का शेक्सपियर कालिदास, महामना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास, महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी, वही राजीव गांधी राहुल गांधी के पिताजी, और नेफेड फ़कीर यानी कि नंगा फ़कीर, ये महात्मा गांधी को नंगा फ़कीर। ठीक है, तो ये जो नेफेड फ़कीर या नंगा फ़कीर की उपाधि महात्मा गांधी को कहाँ से मिली थी, आप लोगों को शायद नहीं पता है। जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी गए थे, तो एक अंग्रेजियों ने उनको वहाँ पर ये नंगा फ़कीर कहा था, तो वहीं से इनकी उपाधि पड़ गई नंगा फ़कीर। ठीक है दोस्तों, सिस्टर एनी बेसेंट, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, और कश्मीर का अकबर जैन उल अबादीन। ठीक है दोस्तों, आइएगा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। कश्मीर का अकबर जैन उल अबादीन, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, और पंजाब का टैगोर पूरन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज इस टॉपिक में आपको यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ और टॉपिक आगे पढ़ा दें या इतना ही रहने दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लग रहा हो कि हम और पढ़ा दें तो हम और भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो पढ़ाने के लिए अभी बहुत बाकी हैं। दोस्तों, हम मतलब सोच रहे हैं कि एक टॉपिक और पढ़ा दें, और इस टॉपिक के बाद फिर हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास जीके की बुक कल लेंगे हम। तो प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु का नाम, ये भी टॉपिक पूछ लिया जाता है पेपरों में। तो प्रमुख व्यक्ति और गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। सिकंदर के गुरु का नाम, जो सिकंदर था उनके गुरु का नाम अरस्तु। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी, इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस, इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया। अकबर के गुरु का नाम शेख सलीम चिश्ती, और रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस हम यहीं तक रखते हैं। देखो दोस्तों, मुझे मालूम है कि देखो टाइम तो आपके पास बहुत कम है। आप लोग क्या करना, मेरी इस क्लास को अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के देखें, तो आप ऐसा करना, हम आपको मतलब सजेशन दे रहे हैं आप किस तरह से इन क्लासों को देखेंगे। और जो हमने हिंदी की क्लास ली है क्वेश्चन आंसर की पर्यायवाची में, तो वो तो क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। देखो, हम पढ़ाई हमारी कई तरीके से हमको पढ़ाई हमारी होती है, फिर आप जैसे कर पाओ। अगर आपके पास कम टाइम हो और मतलब रूम लेके रह रहे हैं, तो खाना भी बनाना है, बहुत से काम करना है, तो जो खाना बनाने में 1 या 1.5 घंटा जाता है, उसको अगर हम वेस्ट ना जाने दें उस टाइम को, तो उसमें क्या करें कि आप जैसे आप हमारी ये जीके की क्लास है, तो इस जीके की क्लास को आप स्टार्ट कर लो। हेडफोन लगा के अपने कानों में हेडफोन लगा लो और मोबाइल को साइड पे रख दो, और थोड़ा स्पीड को उसको बढ़ा के और बस सुनते जाओ। तो सुनने से भी बहुत ज़्यादा याद होता है।
ठीक है, रामायण महाभारत हो गया, ठीक है, जितने भी भागवत कथा होती हैं तो कोई उनको याद नहीं करता है, बस सुनने से ही वो सब याद हो जाते हैं। तो हम वही बात आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप बस ऐसे ही क्लास को चालू कर लें और जल्दी जल्दी देखो। इसलिए हमने मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमने आपको बताया है, ठीक है, कि अगर आप क्लास को ना भी देखें, सिर्फ सुन लें उसको, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने आपको क्या क्या उसके अंतर्गत बताया है। हमने बहुत ही एकदम इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक क्लास को हम बनाते हैं कि अगर कोई भी हमारा भाई बहन देखने का टाइम नहीं है, सिर्फ वो ये चाहता है भाई देख खाना बनाएगा उधर देखेगा या क्लास में देखेगा, मोबाइल को साइड पे रख दो। मोबाइल को जब आप साइड पे रख दोगे, बस ब्लूटूथ या जिसके पास कुछ भी नहीं है, बस मोबाइल की आवाज़ बढ़ा के रख दो, उधर खाना ही बनता रहेगा और आप उसको सुनते रहो क्लास को, बस आप क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कहानी ख़त्म। ठीक है दोस्तों, तो बस किसी तरह से आप इस क्लास को कंप्लीट कीजिएगा और कभी भी जीवन में हार मत मानिएगा। कंटिन्यू कोई काम है उसे कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू उस काम को करते रहो, एक ना एक दिन वो काम होके रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने अंदर पॉजिटिव पॉइंट लाइएगा, नेगेटिव कभी मत लाइएगा। जैसा सोचोगे हमारे जीवन में वैसा ही होता है, इसलिए हम नेगेटिव से बहुत दूर रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। जब पॉजिटिव सोचेंगे, अरे हमको यही सोचना है भाई, पुलिस में जितने 150 क्वेश्चन आते हैं, अरे हम तो यही सोचेंगे कि 150 में से 150 हम पूरे करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब हमारे जाकर कहीं पास लायक हो पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।